Hello students, this is CA Yashoda Sharma from My Future Academy. एंड हमने चैप्टर नंबर 1 ऑफ साइंस स्टार्ट किया है, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। 2 टॉपिक हमने कवर कर लिए हैं। अभी हम हैं एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस पे। एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस पे भी हमने प्रिपरेशन ऑफ सॉइल एंड सोइंग देख लिया है। आज हम देखेंगे टॉपिक 3 दैट इज़ सॉइल फर्टिलिटी मैनेजमेंट एंड इरिगेशन। ठीक है, अगर वीडियो ज़्यादा एक्सटेंड नहीं होता है तो हम प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स वाला भी टॉपिक आज ही कवर करेंगे। ठीक है, सो कमिंग टू मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र्स। क्यों हमें सबसे पहले मैन्योर्स और फर्टिलाइज़र्स सॉइल में ऐड करने पड़ते हैं? क्योंकि कल हमने डिस्कस किया था कि जैसे जैसे हम क्रॉप्स को प्लांट करते रहते हैं, क्रॉप्स उगाते रहते हैं, तो वो क्रॉप्स जो है वो सॉइल में से न्यूट्रिएंट्स मिनरल्स एब्जॉर्ब करता रहता है। ठीक है, जिससे सॉइल की फर्टिलिटी धीरे धीरे करके कम हो जाती है। एक बार हमने क्रॉप्स उगाए तो अब जब हम नेक्स्ट क्रॉप प्लांट करेंगे तब सॉइल में इतनी ज़्यादा फर्टिलिटी नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि पहले जो सॉइल को प्लांट किया गया था उन्होंने काफ़ी सारे न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स एब्जॉर्ब कर लिए गए हैं। ठीक है, तो अब वापस क्रॉप को उगाने के लिए हमें क्रॉप्स में कुछ एडिशनली हमें डालना पड़ता है ताकि सॉइल की फर्टिलिटी मेंटेन रहे, और उसके लिए हम डालते हैं मैन्योर्स एंड फर्टिलाइज़र्स। ठीक है, मैन्योर्स क्या है? मैन्योर्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस ऑब्टेन फ्रॉम डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। सबसे इम्पॉर्टेंटली ये बहुत अच्छा है मैन्योर, क्योंकि ये ऑर्गेनिक सब्सटेंस है जो कि प्लांट्स और एनिमल के वेस्ट के डिकम्पोजिशन, मतलब प्लांट्स और एनिमल्स को जब हम डिकम्पोज करते हैं, उनके वेस्ट को डिकम्पोज करते हैं, उससे जो चीज़ बनती है उसको बोलते हैं मैन्योर। ठीक है, जैसे काऊ डंक हो गया, काऊ डंक इज़ अ वेरी गुड मैन्योर। ठीक है, नेक्स्ट इज़ फर्टिलाइज़र्स, केमिकल रिच इन पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट। फर्टिलाइज़र्स केमिकल्स है जो कि एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट में रिच है। ठीक है, तो सबसे बेसिक डिफरेंस जो मैन्योर और फर्टिलाइज़र्स में है वो ये है कि मैन्योर ऑर्गेनिक है और फर्टिलाइज़र्स केमिकल्स है। ठीक है, अब क्योंकि फर्टिलाइज़र्स फैक्ट्रीज़ में बने हैं इसलिए हम जैसे चाहें वैसे फर्टिलाइज़र्स को बना सकते हैं। मतलब जितने टाइप के न्यूट्रिएंट्स, कोई स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स हम अगर उस फर्टिलाइज़र में डालना चाहे हम डाल सकते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि हर क्रॉप की जो न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट होती है वो अलग अलग होती है। हर किसी को अलग अलग टाइप के न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं, तो हम अलग अलग न्यूट्रिएंट्स बना सकते हैं अकॉर्डिंग टू द क्रॉप रिक्वायरमेंट। लेकिन मैन्योर में हम ऐसे एडिशनली हमारी तरफ से कुछ नहीं डाल सकते। मैन्योर जो प्लांट्स और एनिमल के वेस्ट के डिकम्पोजिशन से बना है, तो उसके अंदर अब जो चीज़ें हैं वही चीज़ रहेगी, उसमें ओवरऑल सारे न्यूट्रिएंट्स, सारे मिनरल्स अवेलेबल होते हैं। पर अगर हम कोई स्पेसिफिक मिनरल या न्यूट्रिएंट की बात करें जो ज़्यादा क्वांटिटी में हो, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो मैन्योर में सारी चीज़ें होती है लेकिन फर्टिलाइज़र्स में कुछ स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा अमाउंट में होते हैं। मैन्योर्स ऑर्गेनिक होते हैं और फर्टिलाइज़र्स केमिकल्स होते हैं। या तो जो मैन्योर होते हैं वो लेस रिच इन न्यूट्रिएंट्स एंड फर्टिलाइज़र्स आर रिच इन न्यूट्रिएंट्स। सेकेंड, ईल्ड की बात करें, ईल्ड मतलब प्रोडक्टिविटी, कितना प्रोडक्शन हो रहा है। ईल्ड की बात करें तो मैन्योर्स से जो ईल्ड होती है वो कंपैरेटिवली लेस ईल्ड होती है, और जो फर्टिलाइज़र्स होती है वो ज़्यादा ईल्ड होती है। ठीक है, क्योंकि हम स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स डाल रहे हैं, जो क्रॉप को स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं हम वो क्रॉप्स को दे रहे हैं, तो जो ईल्ड होगी, जो प्रोडक्शन होगा वो ज़्यादा क्वांटिटी में होगा। लेकिन जो मैन्योर से क्रॉप्स आएंगे उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। क्यों? क्योंकि उनमें केमिकल्स नहीं होते। फर्टिलाइज़र्स में केमिकल्स होते हैं तो क्वालिटी थोड़ी सी ख़राब हो जाती है पर क्वांटिटी हमें ज़्यादा मिलती है। मैन्योर में क्वांटिटी कम होगी पर क्वालिटी बहुत अच्छी होगी। क्यों? क्योंकि वो ऑर्गेनिक सब्सटेंस से बने हैं। नेक्स्ट, पोल्यूशन। अब मैन्योर जो है वो प्लांट्स और एनिमल्स के वेस्ट से बना है, तो प्लांट्स एंड एनिमल्स वेस्ट कैन नेवर पोल्यूट आवर एनवायरनमेंट। तो जो मैन्योर है वो बिल्कुल भी पोल्यूशन क्रिएट नहीं करता, और जो फर्टिलाइज़र्स है वो वाटर पोल्यूशन क्रिएट करते हैं। वाटर पोल्यूशन भी क्रिएट करते हैं, सॉइल को भी, अगर हम ज़्यादा फर्टिलाइज़र्स यूज़ करते हैं तो हमारी सॉइल की क्वालिटी को भी वो ख़राब करते हैं। वाटर पोल्यूशन किस तरीके से होगा कि हमने फील्ड में फर्टिलाइज़र्स डाले,
फिर पानी के साथ बह के वो रिवर, पॉन्ड, लेक्स में जाएगा और वहाँ के जो वाटर को है उसको ख़राब करता है, ठीक है। तो फर्टिलाइज़र्स वाटर पोल्यूशन करते हैं और मैन्योर्स पोल्यूशन नहीं क्रिएट करते। ह्यूमस, फर्स्ट ह्यूमस होता क्या है? जब एनिमल्स और प्लांट वेस्ट कोई भी चीज़ जब डिकम्पोज होती है तब एक गैस रिलीज़ होती है, ठीक है, वो उसको बोला जाता है ह्यूमस। तो यहाँ पर तो पूरा का पूरा जो प्रोसेस है वो डिकम्पोजिशन से ही है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा ह्यूमस प्रोवाइड होती है मैन्योर में और फर्टिलाइज़र्स डज नॉट प्रोवाइड ह्यूमस, ठीक है। तो जैसे ही मैन्योर और फर्टिलाइज़र्स अगर हम डिफरेंस करें तो सबसे फर्स्ट जो पॉइंट है वो हमारे पास यही आना चाहिए, इट इज़ ऑर्गेनिक एंड इट इज़ केमिकल्स। तो ऑर्गेनिक और केमिकल वर्ड यूज आते ही हमें समझ में आ जाएगा कि हाँ, केमिकल्स पोल्यूशन क्रिएट करेंगे एंड जो ऑर्गेनिक है वो पोल्यूशन क्रिएट नहीं करेगा, ठीक है। ऑर्गेनिक है तो क्वालिटी बहुत अच्छी होगी, केमिकल्स है तो क्वालिटी डिग्रेड होगी पर क्वांटिटी बहुत अच्छी मिलेगी, ठीक है। यहाँ पर हमारा हो गया मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स का डिफरेंस। मैन्योर के अलग से तुम्हारी टेक्स्ट बुक में एडवांटेजेस दिए हुए हैं जो कि मैंने यहाँ पे ऑलमोस्ट कवर कर लिया है, फिर भी एक बार एडवांटेजेस ऑफ मैन्योर देख लेना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट, क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन क्या होता है कि हम अलग अलग टाइप्स ऑफ क्रॉप्स को ग्रो करें, एक ही टाइप को ग्रो नहीं करें। अगर हम एक ही टाइप ऑफ क्रॉप को ग्रो करेंगे, सपोज़ अगर हम खाली वीट ग्रो कर रहे हैं, ठीक है, तो वीट को एक स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट चाहिए, तो हर बार जब हम वीट ग्रो करेंगे तो वो स्पेसिफिक जो न्यूट्रिएंट है उसका लैक हो जाएगा, उसकी कमी हो जाएगी, ठीक है, और बाकी के जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो हमारे सॉइल में अवेलेबल रहेंगे, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, पहले हम वीट ग्रो करें और उसके बाद हम वो न्यूट्रिएंट, वो क्रॉप ग्रो करें जो कि जिसको वो न्यूट्रिएंट रिक्वायर ना हो जो वीट को हो, ठीक है। तो क्या होगा, वीट को ग्रो करेंगे तो वीट अपने न्यूट्रिएंट से लेगा, फिर नेक्स्ट हम ऐसा क्रॉप ग्रो करेंगे जो रिमेनिंग न्यूट्रिएंट्स है उसको एब्जॉर्ब कर लेगा ताकि हम ऑप्टिमम यूज़ कर सके जो सॉइल में न्यूट्रिएंट्स है उसके, ठीक है। तो व्हाट इज़ क्रॉप रोटेशन? ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स ऑल्टरनेटिवली, अलग अलग क्रॉप्स को ऑल्टरनेटिवली हम ग्रो करते हैं तो उसको बोलते हैं क्रॉप रोटेशन। ये क्या करेगा? इट हेल्प्स इन रिप्लेनिशमेंट ऑफ सॉइल विथ नाइट्रोजन। इससे हमारे सॉइल के अंदर का जो नाइट्रोजन है वो भी मेंटेन रहेगा। सॉइल को प्लांट्स को नाइट्रोजन की भी बहुत ज़रूरत होती है और क्रॉप रोटेशन की वजह से हमारे सॉइल के अंदर नाइट्रोजन बहुत अच्छी तरीके से रिप्लेनिश रहेगा। एग्जाम्पल जैसे मैंने दिए, ग्रोइंग फॉडर इन वन सीज़न, एक सीज़न में हमने फॉडर ग्रो किया, नेक्स्ट सीज़न में हमने वीट ग्रो किया, तो अलग अलग टाइप के क्रॉप को ऑल्टरनेटिवली ग्रो करने को बोलते हैं क्रॉप रोटेशन। कमिंग टू नेक्स्ट, दैट इज़ 3.3। हाउ 3.3? यहाँ पे मिस्टेक हो गई है, ये 3.4 है, इरिगेशन, क्योंकि हमने फर्स्ट किया प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सोइंग, सॉइल फर्टिलिटी, okay, yeah, soil fertility management, and 3.4 is irrigation. What is irrigation? Irrigation is the supply of water at regular interval of time. प्लांट्स है, कोई भी तरीके के प्लांट्स हो, सारे प्लांट्स को वाटर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, वाटर, सनलाइट, मिनरल्स, जैसे इन सब की ज़रूरत होती है वैसे वाटर की बहुत नीड होती है और हमें एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम पे उन प्लांट्स को वाटर करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं इरिगेशन। सप्लाई ऑफ वाटर एट रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम इज़ कॉल्ड इरिगेशन। क्यों प्लांट्स को ज़रूरत होती है वाटर की? ऊपर पॉइंट्स है, प्लांट्स नियरली कंटेन 90% ऑफ वाटर। 90% ऑफ वाटर प्लांट्स के अंदर रहता है, हमारे अंदर 75 to 78, वैसे ही प्लांट्स को 90% ऑफ वाटर उनके अंदर होता है। टू ट्रांसपोर्ट द न्यूट्रिएंट टू ईच पार्ट ऑफ द प्लांट वाटर इज़ नीडेड। अब जैसे सॉइल के अंदर सारे न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स होते हैं तो वो सभी कैसे पूरे प्लांट्स में ट्रांसपोर्ट होते हैं, वाटर में डिज़ोल्व होंगे और फिर वो पूरे प्लांट्स में ट्रांसपोर्ट होते हैं। इसीलिए वाटर के साथ साथ हमें न्यूट्रिएंट और मिनरल्स की भी नीड होती है। ये न्यूट्रिएंट्स एंड मिनरल्स तभी पूरे प्लांट में ट्रांसपोर्ट हो पाएंगे जब सफिशिएंट वाटर सॉइल में अवेलेबल रहेगा, सफिशिएंट वाटर प्लांट्स के पास होगा, ठीक है। वाटर ऑल्सो प्रोटेक्ट फ्रॉम द फ्रॉस्ट एंड हॉट क्लाइमेट, वो तो हमारे में भी है और प्लांट्स को तो डेफिनेटली ये चीज़ है कि प्लांट्स
वाटर प्लांट्स को फ्रॉस्ट एंड हॉट एयर से प्रोटेक्ट करता है। अब हम देखेंगे कि क्या मेथड्स है इरिगेशन के, ट्रेडिशनल मेथड एंड मॉडर्न मेथड। ट्रेडिशनल मेथड में है यहाँ पर मोट, चेन पम्प, ढेकली एंड राहत। यहाँ पे इनको डिटेल में नहीं बताया गया है। इसके हम देखते हैं किस तरीके से होता है। इन सभी मेथड्स में जो वर्क है, जो पानी देने का काम है, वो या तो मैन के थ्रू होता है या फिर बुलक्स यूज़ होते हैं। पानी कहाँ से आता है? सोर्स ऑफ वाटर। यहाँ पर जो सोर्स ऑफ वाटर है वो है वेल्स, लेक्स, कैनल्स। वाटर इज़ लिफ्टेड थ्रू पम्प्स। अब जो वेल्स, लेक्स और कैनल्स है, इनमें से जो पानी लिया जाता है वो पम्प्स के थ्रू लिया जाता है। और जब पानी दिया जाता है अलग अलग ये जो चारों तरीके से, इसमें मैन और बुलक्स यूज़ होते हैं। ये यहाँ पर फर्स्ट इज़ मोट, यहाँ पर मैन यूज़ हो रहा है। और यहाँ पर ये चेन पम्प, अगेन पम्प यूज़ हो रहा है। यहाँ पर भी नेक्स्ट में जो ढेकली है वहाँ पर मैन यूज़ हो रहा है और नेक्स्ट में राहत में बुलक। डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, हमें बस पता होना चाहिए कि ये यहाँ पर किस तरीके से काम हो रहा है। तो ट्रेडिशनल मेथड में हमने पहले भी देखा है कि ट्रेडिशनल मेथड में जनरली मैन यूज़ होते हैं। वर्क एंड एनर्जी, टाइम एंड एनर्जी भी वहाँ पर बहुत ज़्यादा कंज्यूम होती है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। अगर एक जगह पर हम जाके मैन्युअली पानी देकर आएंगे तो बहुत ज़्यादा एनर्जी भी यूज़ होती है, टाइम भी यूज़ होता है। ठीक है, नेक्स्ट कमिंग टू मॉडर्न मेथड। मॉडर्न मेथड में है स्प्रिंकलर एंड ड्रिप इरिगेशन सिस्टम। फर्स्ट हम देखते हैं ड्रिप स्प्रिंकलर सिस्टम। यूज़फुल वेयर लैंड इज़ अनइवन एंड वाटर इज़ नॉट सफिशेंट। जहाँ पे लैंड एकदम अनइवन होता है, मतलब लेवल्ड नहीं होता, बहुत ही ऊपर नीचे होता है, वहाँ पर हम ये स्प्रिंकलर सिस्टम यूज़ करते हैं। वाटर इज़ स्प्रिंकल्ड ऑन द क्रॉप एज इफ़ इट इज़ रेनिंग। अभी हम देखेंगे यहाँ पर कैसा यूज़ होता है। बहुत सारे पाइप्स लगे होते हैं, एक जो मेन नोज़ल होता है वहाँ से अटैच होके बहुत सारे पाइप्स हर एक क्रॉप तक लगे हुए होते हैं और वहाँ पे पानी इस तरीके से दिया जाता है जैसे बारिश हो। ठीक है, एंड यूज़फुल फॉर लॉन्स एंड कॉफ़ी प्लांटेशन। किस तरीके से यहाँ पे पाइप्स अटैच रहते हैं हम यहाँ पर अगेन देखते हैं। ये रहा स्प्रिंकलर सिस्टम। एक ये जो मेन नोज़ल है यहाँ से हर एक क्रॉप तक जाएगा, छोटे पाइप्स लगे रहेंगे और हर एक क्रॉप पे जाके वहाँ पर जैसे बारिश बूंद 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 हर क्रॉप पे गिरते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है ड्रिप सिस्टम। ड्रिप सिस्टम भी वहाँ पर यूज़ होता है जहाँ पर पानी की बहुत ज़्यादा कमी होती है। जहाँ पर पानी इनसफिशिएंट होता है वहाँ पर स्प्रिंकलर सिस्टम यूज़ होता है और जहाँ पे पुअर अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर होती है वहाँ पर ड्रिप इरिगेशन सिस्टम यूज़ होता है। ड्रिप इरिगेशन सिस्टम यूज़फुल वेयर अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज़ वेरी पुअर। वाटर फॉल्स ड्रॉप बाय ड्रॉप डायरेक्टली नियर द रूट्स। अब इसमें क्या होता है, रूट्स के अंदर जाके जो पानी है वो ड्रॉप बाय ड्रॉप जाता है। क्यों ये यूज़ कर रहे हैं? क्योंकि पानी की कमी बहुत ज़्यादा है, पुअर अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, और जो वाटर की रिक्वायरमेंट है वो रूट्स को ही है। अगर हम सरफेस पे पानी डालेंगे तो वो इवेपोरेशन की वजह से भी वो सारा पानी उड़ जाएगा। तो हमारा मेन काम क्या है कि उन रूट्स को पानी देना। ठीक है, तो इस सिस्टम में क्या होता है, डायरेक्टली रूट्स तक कनेक्टेड होता है और रूट्स में जाके ड्रॉप बाय ड्रॉप पानी रूट्स को मिल जाता है। ये हो गया ड्रिप इरिगेशन सिस्टम, यूज़फुल फॉर फ्रूट्स प्लांट, गार्डन एंड ट्रीज़। ठीक है, हम ये वाला सिस्टम कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे पानी की कमी हो, कोई भी टाइप के वेजिटेबल्स हो, कोई भी टाइप के प्लांट्स हो, फ्रूट्स हो, हम कहीं पे भी ये सिस्टम यूज़ कर सकते हैं। ये हो गए हमारे मॉडर्न स्प्रिंकलर सिस्टम एंड ड्रिप इरिगेशन सिस्टम। कमिंग टू नेक्स्ट, प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। आज के लिए हम यहीं पर स्टॉप करते हैं। प्रोटेक्शन ऑफ वीड्स, हार्वेस्टिंग एंड स्टोरेज हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। ठीक है, और या उसके बाद में एक और वीडियो रहेगी जिसमें हम पूरा चैप्टर का समरी देंगे। स्टूडेंट्स आर रिक्वेस्टेड, जिन्होंने पहले की वीडियो देख रखी हो वही समरी वीडियो देखें, वरना समझ में थोड़ा सा कम आएगा।